एक और एक तो जो है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ। अब यहाँ पे एक HTML टैग मेरे पास ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे HTML मेरा एक टैग ओपन हो गया, एक टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद HTML के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आती है आपकी बॉडी। जैसे कि ये एक बॉडी का टैग मैंने ओपन किया, और यहाँ पे ये एक बॉडी का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, मतलब ये तो आपकी मेन बॉडी के अंदर आएगा। लेकिन अभी जिसकी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो थी स्क्रिप्ट। तो अगर मैं एक और टैग ओपन करता हूँ स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैं क्लोज करता हूँ, और मिडिल में मैं लिख देता हूँ अलर्ट, सेम कमेंट, जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में आती है वो आपके पास कमेंट्स में होती है। अब एक छोटा सा मैंने अपने पास कोड बना लिया, इसको मैं अपने पास सेव एज करता हूँ। सेव एज करके इसको मैं ले जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे मैं अपने पास लिख देता हूँ test.html। याद रहे कि इसका जो वो होगा एक्सटेंशन, वो .html होगा। अच्छा, ये फाइल को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। फाइल को सेव करने के बाद आप एक काम ये करते हैं कि डेस्कटॉप पर जाते हैं और इसको चला के चेक करते हैं। एडोबी एनिमेट बी इंस्टॉलिंग राइट हेयर। अच्छा, टेस्ट की फाइल मेरी ये रही, इसके ऊपर जब मैं डबल टैप मैंने किया तो मेरे पास ये ओपन आ गया, दिस इज माय वेब पेज। लेकिन बॉडी तो आ गई, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का अलर्ट शो नहीं हुआ। यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अच्छा देखो, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था बेटा, कि वो मेरे पास अलर्ट के ऑप्शन में आएगा। तो जैसे ही मैं इस वेब पेज को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक अलर्ट का बॉक्स बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पेज सेज हेलो वर्ल्ड। इसको मैंने ओके किया तो ये मेरा पेज खुल गया। दोबारा देखो, ये पहले मेरी स्क्रिप्ट आ गई हेलो वर्ल्ड, और ये आ गया दिस इज़ माय वेब पेज। अब इसको अगर मैं मज़ीद एडिट करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय अलर्ट मैसेज। इसको मैंने सेव कर दिया। अब दोबारा चेक करते हैं। ये देखो, अब अलर्ट के अंदर ये आ गया, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया। तो HTML की जो स्क्रिप्ट है हमें इसी तरीके से लिखनी है, जिसमें से सबसे पहला काम जो आप करोगी वो ये कि HTML के टैग्स को ओपन और क्लोज करेंगे, फिर हम बॉडी को ओपन और क्लोज करेंगे, एंड सो ऑन हम करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, सेकंड चीज़ यहाँ पे मौजूद है कि मैं अपने पास आउटपुट कैसे करूँगा डाटा। तो डाटा को आउटपुट करने के लिए एक और कमांड यूज़ होता है, और इसको बेहतर समझने के लिए इसको भी हम अपने पास एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जो मेरे पास है डॉक्यूमेंट राइट द आउटपुट। इसका काम यह है दैट दिस इज गोइंग टू आउटपुट द टेक्स्ट इनसाइड द ब्रैकेट्स टू द वेब पेज। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स चेक दिस। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग मेरे पास लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। इसको मैंने कर दिया अपने पास सेव, और अब इसको एक्सप्लोरर में चला के देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास आउटपुट हो रही है वो ये कि डॉक्यूमेंट राइट के टैग के साथ मैं जो भी चीज़ अपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा वो एज इट इज़ मेरे पास कॉपी होगी। जैसे कि यहाँ देखो, हेलो वर्ल्ड मेरे पास जो है एज इट इज़ कॉपी हो गया।
तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट आउटपुट करना है तो आप सिंपल बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, या अगर किसी भी स्क्रिप्ट के साथ लिख रहे हैं तो यू कैन यूज दिस टैग डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट। लाइक राइट हियर, यहाँ पे एक वर्ड एग्जांपल दी हुई है कि हमने कर लिया एच टी एम एल बॉडी टैग्स क्लोज कर लिए, बना लिए। अच्छा, ये वाला जो है ये मैंने अभी अभी किया है, ये जो इसकी वर्क एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास बेटा इसमें डेटा टाइप्स भी होती हैं। डेटा टाइप्स स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग में तो यू वुड नो के स्ट्रिंग्स के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, नंबर जो सिंबल्स आ जाते हैं। अगर मेरे पास कोई डाटा टाइप है तो इसमें द टाइप ऑफ डेटा बीइंग स्टोर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया। अच्छा जी। इसके बाद है मेरे पास इनर एच टी एम एल, और इनर एच टी एम एल मैं अपने पास जब यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी भी एलिमेंट को नेम करना होता है विद इन योर एच टी एम एल कोड। जैसे कि फॉर एग्जांपल you might want to name the first paragraph in your website as paragraph। हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स हो सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि उन पैराग्राफ्स को मैं अपने पास कोई एक नाम दे दूँ, तो सी राइट हियर, यहाँ पे अब मैंने अपने पास क्या किया हुआ है, मेरे पास एच टी एम एल का कोड है। और तो एच टी एम एल सबसे पहले बॉडी ओपन हो रही है, बॉडी क्लोज हो रही है, क्लोज होने के लिए स्लैश लगाऊंगा। बॉडी है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आईडी लगाई है पी करके, पी आईडी पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ क्लोज। इसके बाद एक और पैराग्राफ लगाया और इसकी आईडी लिख दी पैराग्राफ 2, और यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट लगी हुई है, ये दोनों आपके पास बॉडी में है। अच्छा, पहले इसका आउटपुट मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अच्छा, शायद मैंने सिर्फ पैराग्राफ्स को टाइटल दिया है, इस वजह से अभी कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अब कोई चीज़ को मैं आउटपुट भी करके देखते हैं। जैसे कि अगर इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं ये दोनों लाइंस भी कॉपी कर दूँ। अच्छा, तो इस तरीके से ये आपके पास दो पैराग्राफ्स के अंदर आ गया। दिस इज योर पैराग्राफ 1, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ 1। इस बुक के अंदर थोड़ा सा इसको घुमा के दिया हुआ है स्क्रिप्ट की फॉर्म में। पैराग्राफिंग के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन और भी होता है एच टी एम एल के अंदर। हम टी आर टी डी से भी टेबल बना के पैराग्राफिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका सिंटैक्स समझाना चाहूँ तो इसका सिंटैक्स इज क्वाइट सिंपल, जिसमें इस वाले पार्ट में शुरू में तो सिर्फ मैंने पैराग्राफ 1 और 2 असाइन कर दिया, लेकिन अभी उसमें टेक्स्ट नहीं आया। लेकिन जब मैंने पैराग्राफ 1 और 2 असाइन कर दिया, तो इसको असाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने आपके पास यूज़ किया है इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल के साथ मैंने यूज़ किया डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मकसद ये कि पहले मैंने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर पैराग्राफ 1 को थ्रो कर दिया। उसके बाद उस प्रोग्राम बोल रहा हूँ, पैराग्राफ 1 को थ्रो कर दिया। उसके बाद उस पैराग्राफ 1 को दोबारा से रिट्रीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, मैंने अपने पास किसी भी आइटम को मुझे अगर आईडी से कॉल करना होता है तो मैं अपने पास लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ 1, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड इनर एच टी एम एल के अंदर यू कैन नेम एलिमेंट्स विद इन योर एच टी एम एल कोड्स। दैट मीन्स के ये जो कंटेंट है ये मेरे पास एच टी एम एल के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। इस वजह से मैंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि इन योर स्क्रिप्ट टैग यू कैन इंसर्ट जावास्क्रिप्ट टू ऐड द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन द एलिमेंट विद द आईडी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पैराग्राफ 1, तो आपके पास वही कॉल हो गया। तो उसको कॉल कराने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और जो आपके पास इनर एच टी एम एल है, इट टेल्स यू दैट यू वांट द टेक्स्ट विद इन दैट एलिमेंट, आपको उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट चाहिए। तो देन देयर इज एन इक्वल साइन एंड द टेक्स्ट देन यू वांट टू डिस्प्ले। तो इसकी एग्जांपल ये, इसको मैंने चला के दिखाया तो मेरे पास इस तरीके से आया कि ये मेरे पास पैराग्राफ 1 है और ये मेरे पास पैराग्राफ 2 है। अच्छा, इसके बाद नाउ
we need to discuss regarding the pop-up boxes. And pop-up boxes, you might have heard of it, that they are being used for displaying your text or displaying your information. They do not write text to the web page. It only appears in an extra box on top of the screen. Like for example, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी दैट एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है दैट आई एम अ पॉपअप बॉक्स। अब इस तरीके का पॉपअप बॉक्स अगर HTML जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिप्रेजेंट कराना है तो हमें ये देखना है। पहली चीज़ तो है कि पॉपअप बॉक्स की मेरे पास तीन कैटेगरीज हैं। एक मेरे पास है अलर्ट, एक मेरे पास है कंफर्म, और एक मेरे पास है प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हम अलर्ट देखेंगे बेटा। अलर्ट के अंदर आपके पास जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है दैट इज मोस्टली ओवर द टॉप ऑफ अ वेब पेज। इट यूजुअली यूज टू अलर्ट रिगार्डिंग समथिंग टू अ यूजर। जैसे मैंने अभी लिखा था ना, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करी थी, उसने टॉप पे ही मुझे अलर्ट दे दिया था। तो एक एग्जांपल इसकी ये है। एक काम करते हैं कि हमारे पास जो ये कोड है, इस कोड के साथ स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक जगह पे देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे ओपन किया, ये आ गया मेरा पहला अलर्ट। ये मेरी पहली कैटेगरी है अलर्ट की। इसके बाद जो मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल मेरे पास है कंफर्म की। और अगर मैं आपसे कंफर्म की एग्जांपल लेता हूँ, तो इसको भी एक दफ़ा हम करके देख लेते हैं। जैसे कि अब स्क्रिप्ट के अंदर, चलो एक स्क्रिप्ट तो ये हो गई, यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट बना लेते हैं। कि मैंने बनाई स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैंने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ a confirm box has only two options, या तो ओके या तो कैंसिल। फॉर एग्जांपल द confirm box want to display okay to proceed। ये अगर डिस्प्ले करना, so that means that the option selected by the user is returned as a value that can be selected to decide what you want to do। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि वेरिएबल आंसर इक्वल्स टू कंफर्म ओके टू प्रोसीड। इसको चला के देखते हैं। पहले आ गया ये वाला अलर्ट, इसके बाद ठीक है, फिर ये मेरे पास जो ये दूसरा आ गया। अब इसमें क्या है कि द पेज सेज ओके टू प्रोसीड। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू वांट टू क्लिक ऑन ओके, ईदर यू वांट टू क्लिक ऑन कैंसिल। लाइक मैंने ओके क्लिक किया तो फिर मेरा जो आगे का वो कंटिन्यू हो गया। तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ आपके पास अलर्ट दे रहा है। अगर आपको कंफर्म सिचुएशन में आंसर करना है कि या तो ये कंफर्म होगा या तो ये कंफर्म आपके पास नहीं होगा, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आई कैन मेक इट राइट लाइक दिस के वेरिएबल आंसर और कंफर्म ओके टू प्रोसीड एंड स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। अ प्रॉम्प्ट इज समथिंग दैट अ यूजर enters some text and gives them the option of OK and cancel. So a prompt box allows a user to enter some text and it gives them the option of OK and cancel। आप एक प्रॉम्प्ट की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल हम प्रॉम्प्ट की लेंगे। जैसे पहले स्क्रिप्ट में अलर्ट था, सेकंड में कंफर्म था। अब एक काम करते हैं, एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं यहाँ पे। एक चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि अगर आपने HTML की दोनों ब्रैकेट्स प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं किए जो यहाँ पे हुए हैं, तो आपका कोड नहीं चलेगा। तो दे हैव टू बी डन इनिशियली। यहाँ पे मैंने एक और स्क्रिप्ट खोली। इसके बाद वेरिएबल आंसर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट व्हाट डे इज इट।
इसको मैंने सेव किया, अब इसको चला के देखते हैं। ये आ गया मेरा पहला अलर्ट, ये आ गया मेरा दूसरा अलर्ट, ये आ गया मेरा तीसरा अलर्ट। व्हाट डे इज इट? मंडे। तो यहाँ पे आपके तीनों जो प्रॉम्प्ट्स की एग्जांपल हैं मैंने कोड के साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ कंसोल लॉग। Now, this is a console log. Some browsers will allow you to view console modes. This is where you can make your web page, record events, write message, etc. that do not actually appear on the web page but appears on a log. It is used for debugging. अच्छा, console log जैसे कि पता लग गया यहाँ गूगल के ऊपर अगर मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे ये हमें कंसोल लॉग देता है। कंसोल लॉग मुझे ये बताता है कि मेरा जो भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसमें कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं या आ सकते हैं, ये काम क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरा एक वेब पेज था, ये मैंने नहीं बनाया था, बट ऑब्वियसली मैं बना भी नहीं सकता ये। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट्स फ्रॉम अ गूगल कंपनी, उन्होंने अपनी वेब सर्वर साथ कुछ लगाया होगा। अब अगर मैं इसके यहाँ पे कंसोल के ऊपर चला जाऊँ तो ये कंसोल जो है मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रहा है कि अनचेक्ड, रन टाइम एरर, द मैसेज रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड, वायोलेशन एंड व्हाट्सोएवर। मतलब जितने भी एरर्स हैं डीबगिंग के लिए वो सारे आपके कंसोल के अंदर आते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे जो बुक का ये नेक्स्ट टाइटल पढ़ रहे हैं, दैट इज अ कंसोल लॉग। नाउ सम ब्राउजर्स विल अलाउ यू टू व्यू कंसोल लॉग, जिसकी मैंने एग्जांपल दी। और ये हमारे वेब पेज के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी डीबगिंग के मैटर्स हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी सिलेक्शनल स्टेटमेंट लिखनी है, इफ स्टेटमेंट, एंड यू वांट टू चेक दैट if the javascript has gone into the statement, so you can output a unique message to the log to confirm the script has run. For example, in if statement, like if that message does not appears, then you know where to start looking for this error. अच्छा, console log के लिए with a web page click F12, console log in the JavaScript। जैसे कि ये कोड है, इसको ज़रा कॉपी करता हूँ। ये कोड आपको सारे खुद लिखने होंगे, अभी तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास HTML आ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास बॉडी आ गई, इसके बाद मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई। स्क्रिप्ट में सबसे पहले अलर्ट है, वेलकम टू द वेबसाइट। फिर कंसोल लॉग के साथ मैंने एक अलर्ट दिया, मैंने कंफर्म का बटन दिया। कंफर्म के बटन के साथ मैंने कंसोल लॉग में कंफर्मेशन दी। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल दिया, एक और प्रॉम्प्ट दिया, और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा और ये स्क्रिप्ट हो गई। अब इसको ज़रा चला के देखते हैं क्या होता है। वेलकम टू दी वेबसाइट, डू यू वांट टू प्रोसीड, व्हाट इज 10 + 10, 20। अब इसके अंदर मैं जो भी वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ वो मेरे पास एक कंसोल लॉग के अंदर आ रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं गया दोबारा इंस्पेक्ट एलिमेंट में, और जब मैं इसके कंसोल के अंदर गया तो जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दी हुई थी
कि व्हाट इज 10 + 10, तो कंसोल लॉग के अंदर मैंने उसका एक लॉग मेंटेन किया हुआ है कि ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वही मेरे वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। कंफर्मेशन मैंने पूछी थी यस या नो, तो वो भी वहाँ पे मेंशन हो गई है गेट्स एंड कंफर्मेशन। तो कंसोल लॉग मेरे अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए होती हैं कि मतलब ये किस चीज़ के लिए डाटा जो है वो हो रहा होता है। Now we need to discuss regarding how can we change the images. अब अगर मुझे अपनी HTML या वेब पेज के अंदर कोई भी इमेज देनी हो, तो अब हम ये चेक करते हैं। हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इमेज को चेंज भी करा सकते हैं, इमेज की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक कोड दिया हुआ है। अब इस कोड के अंदर मैंने HTML लिया, मैंने अपनी बॉडी ली, H1 वेलकम टू माई वेबसाइट। अच्छा, अब ये जो मेरे पास H1 है और ये H2 H3 है, ये मेरे पास मेरे फॉन्ट्स और मेरे स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये सब हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1, दिस इज font 1, ये H1 को क्लोज कर दिया। H2, दिस इज font 2, ये H2 को क्लोज कर दिया। H3, दिस इज font 3, ये H3 को क्लोज कर दिया। अब जब जाके मैं इसको चलाऊंगा, कुछ भी आया नहीं। आई थिंक स्क्रिप्ट हटा के देखते हैं। ये आ गया। ये सारे डिफरेंट फॉन्ट्स मेरे पास शो हुआ है H1 H2 H3 से। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने इमेज SRC दिया हुआ है। आ, अब इस कोड को हम चलाते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि इसमें इमेजेस को अपलोड भी करना है, इमेजेस को लिंक भी करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने लिंक नहीं किया है किसी भी इमेज को। मैं चेक करता हूँ कि अच्छा, वेलकम टू माई वेबसाइट। अब यहाँ पे ये हुआ है कि सबसे पहले HTML ओपन किया, मैंने वेलकम टू वेबसाइट का टैग किया, इसके बाद इमेज SRC। यहाँ पे मैं अगर अपनी इमेज का पाथ दे दूँ, पाथ मतलब ये कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं पे भी जो इमेज रखी हुई है उसका नाम क्या है, तो आपके पास जो है वो इमेज एज इट इज़ यहाँ से उठ के आ जाएगी। जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं, डू यू वांट टू एनिमेट। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज का नाम है अननेम्ड। इसका मैंने नाम कॉपी किया और यह है unnamed.jpg। देखा, नाम चेंज किया तो ये वाली इमेज यहाँ पे डायरेक्टली आ गई। तो अगर आपको अपने वेब पेज या वेबसाइट के अंदर
किसी भी इमेज को देना है तो आप अपने पास यूज़ करोगे इमेज SRC। आप यहाँ पे मैं उसको कोई नाम दे देता हूँ कि दिस इज़ माई, दिस इज एन लाइक जस्ट एन एग्जांपल अ बेयर इमेज, और इसकी आईडी पे मैंने लिख दिया इमेज 1 और इमेज 2। उसके बाद स्क्रिप्ट में आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने इमेज 1 इमेज 2 तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एस आर सी बताता है कि उसकी सोर्स फाइल कहाँ पर है। सोर्स फाइल मैंने यहाँ पे दे दी। अगर यहाँ पे मैं कोई और इमेज दे सकता हूँ तो मैं उसका नाम लिखूंगा, बट जस्ट मेक श्योर कि वो सेम फोल्डर के अंदर है। तो आपके HTML के अंदर जो है वो दोनों इमेजेस आपके पास आ जाएंगी। This is that how you can add an images or you can get an images from an JavaScript or HTML. अच्छा, इसके बाद हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग और फॉन्ट साइज तो मैंने आपको बताया H1 H2 H3। स्टाइलिंग में हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि अब काफ़ी सारे स्टाइल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि हम HTML you can change the color of your font and style of your font as well. You can even change the background of color. You can change these in JavaScript by using document get element by ID। अच्छा, एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक कोड है, इस कोड को अब यहाँ पे चला के देखते हैं। अब इस कोड के अंदर HTML आ गया, ठीक है। HTML हमने क्लोज भी कर दिया। बॉडी आ गई, ओके। बॉडी को क्लोज भी कर दिया। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया है, और पैराग्राफ की जो आईडी है वो क्या है मेरे पास, P1। अब P1 के अंदर मैंने लिखा है कि देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, मतलब एक रैंडम टेक्स्ट है, और ये मेरा पैराग्राफ 1 है। फिर मैंने एक और पैराग्राफ लिया, इसको मैंने P2 का नाम दिया। फिर एक और एक रैंडम टेक्स्ट है, और यहाँ पे मेरा दूसरा पैराग्राफ एंड हो गया। पहले तो हम एक काम करते हैं कि ज़रा इन दोनों को देख लेते हैं कि ये दोनों मेरी वेबसाइट, ये मेरे जावास्क्रिप्ट पे किस तरह से आ रहे हैं। ये देखो, इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे मज़ीद अगर इसकी स्टाइलिंग करनी है, आई वांट इट टू बी स्टाइल्ड, तो आई एम गोइंग ऑन टू दिस। अब जैसे कि इसने लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक चीज़ का ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो आपके पास सिमिलर ही रहेगा। उसके बाद जो भी आपकी आईडी है वो आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने पास लिखता हूँ पी, और आईडी के साथ मैं दे देता हूँ यहाँ पर P3, क्योंकि मेरा पैराग्राफ 3 है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ कि दिस इज अ टेस्ट पैराग्राफ, दिस इज माय पैराग्राफ
थ्री। और यहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ क्लोज कर दिया। ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, लेकिन ये मेरा थर्ड पैराग्राफ है। अब यहाँ देखो, जो मेरा स्टाइल का कलर है पैराग्राफ वन का, वो क्या है? पर्पल। जो मेरा फॉन्ट साइज है वो क्या है? स्मॉल। जो मेरी फॉन्ट फैमिली है वो क्या है? एरियल। मतलब यू कैन एडिट इट लाइक टाइम्स न्यू रोमन। जो डिफरेंट चीज़ें हमें यहाँ पे बताएंगी फॉन्ट के साइज, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। एक्स एक्स स्मॉल, एक्स स्मॉल स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स लार्ज, एक्स एक्स लार्ज। फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक, ऑब्लिक, नॉर्मल। फॉन्ट वेट भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हम टाइम्स न्यू रोमन कुछ भी ले सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैंने अपने पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब भी मैंने सिर्फ पैराग्राफ वन और पैराग्राफ टू के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया है। तो लेट्स सेव इट एंड नाउ चेक इट कि इसका क्या मेरे पास डिफरेंस आता है। स्टाइलिंग। स्टाइलिंग दी नहीं है इसने मुझे, क्यों नहीं दी? Set the font style for। चलो मैं इसको चेक करता हूँ, उसको मुझे देना तो चाहिए क्योंकि कोड मैंने बिल्कुल सही लिखा है, बट स्टिल ये मुझे कलर्स नहीं दे रहे हैं। आई गेट इट चेक्ड किसी और सॉफ्टवेयर से भी कि यहाँ पे मुझे कलर क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स भी होते हैं। और बेसिकली वेरिएबल्स आपके पास वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई किसी भी एक नेम के अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकें। जैसे कि मेरे पास क्लास के स्टूडेंट्स हैं। क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर अगर मेरे पास नेम्स हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो नाम है वो उस नेम के वेरिएबल के अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। ऑपरेटर्स का काम ये हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना। जैसे कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ स्पेस एंड मेमोरी। आपको मेमोरी की कोई भी जगह देता है, आपको स्पेस देता है। दैट इज गिवन अ नेम एंड आइडेंटिफायर वेयर यू कैन स्टोर डेटा दैट कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेस बना सकता हूँ अपनी मेमोरी में, एंड आई कुड स्टोर द नेम लूशा एज वेल, एंड आई कुड लेटर चेंज इट एज वेल। सो व्हेन थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन, सो दिस हैज टू बी अ वेरिएबल। तो आपके पास जो आइडेंटिफायर है, दैट इज लाइक वन वर्ड एंड इट हैज नो स्पेस, इट स्टार्ट्स विद अ लेटर एंड it must not be an any word by JavaScript. Like for example, where is invalid because it is used by JavaScript. Declaration is also very important. डिक्लेरेशन मीन्स के आप अगर कोई भी वेरिएबल दे रहे हो तो उसकी डेटा टाइप क्या है। अगर नेम दे रहे हो तो नेम आपके पास हमेशा अल्फ़ाबेट्स में होगा तो वो स्ट्रिंग्स में आएगा। आप एज दे रहे हो तो एज आपके पास जो है वो हमेशा से इंटीजर्स के अंदर आएगी। तो हमें डिक्लेरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल है मेरे पास, डिक्लेरेशन ये मुझे ये बताएगा कि मेरे प्रोग्राम को कौन सी कौन सा उसकी जो है वो डेटा टाइप हो सकती है। लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स अ प्रोग्राम दैट you need a space and memory and what an identifier it will be. So these are some statements that give the identifier the value. Like for example, यहाँ पे मैंने assign कह रहा हूँ मैं डिफरेंट चीज़ें। लूशा को मैंने असाइन किया है नेम से, 18 को मैंने असाइन किया है एज से, कैटरीना को मैंने असाइन किया है नेम से, एज इसकी 21। ये जितने भी यहाँ पे प्लेस होल्डर्स हैं, नेम है, एज है, ये सब क्या है? वेरिएबल। इनमें का असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? ये जो इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो ये इनको ये वैल्यू असाइन करा रहे हैं हम, ये या ये वैल्यू हम इनको डिक्लेयर करा रहे हैं। और जिस तरह से मैं अभी डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहा था कि जैसे राइट हियर यू कैन सी कि मेरे पास नंबर की डेटा टाइप के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। लाइक एज इज 16, स्कोर इज 12.4। तो दोनों वैल्यू मेरे पास जो है वो सिमिलर है। स्ट्रिंग्स मेरे पास क्या है? दैट दीज आर लेटर्स, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स एंड एनी टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद ईदर डबल कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास।
फिर बूलियन आ सकता है, बूलियन के अंदर मेरे पास जो है या ट्रू या फॉल्स इस तरीके से आ सकती है। तो इनको डिक्लेयर कराना भी होता है हमारे पास नंबर्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की एज हो गई, स्टूडेंट के मार्क्स होता है, क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ पीपल हो गए, वो हमेशा इसी तरह से होंगे इंटीजर्स में, लाइक 1 10 15 20। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5.6 है, 6.7 है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा मेरी क्लास में 10.11 स्टूडेंट्स हैं, हमेशा से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स 15 या 20 इसी तरीके से रहेंगे। अगर स्ट्रिंग है तो बेटा स्ट्रिंग में आपके पास अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स आ सकते हैं। स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी स्ट्रिंग यूज़ करोगी तो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, लाइक एनी एड्रेस जहाँ पे कर्ट कैरेक्टर्स हों, लेटर्स हों। जैसे बूलियन में, अच्छा बूलियन क्या है, बूलियन है सिर्फ दो वैल्यू, या तो यस या तो नो, या तो 1 या तो 0, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एरे, एरे मैं अभी नहीं बता रहा, एरे मैं बताऊंगा आगे। सो लेट्स डू वन थिंग, आई एम एंडिंग इट राइट हियर। डेटा टाइप्स मैं दोबारा से अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा। बाकी जो मीनवाइल जितनी भी चीज़ें आप अपने पास